वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है, तो हाल फिलहाल में हमारा एडीएन 30% 24 मई को एक दो पार्ट में जो पेपर होने वाले थे, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हमने बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स फीडबैक कंपाइल किया है और उसको आपके सामने प्रोड्यूस करने की हमने कोशिश की है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, थोड़ा सा हम लोग उनको देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली पेपर किस तरीके का था। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन है, द WCB ऑफ लाइन PQ एट P इज 210 डिग्रीज एंड WCB ऑफ लाइन QR इज 300 डिग्रीज। ठीक है, व्हाट इज द एंगल PQR? एंगल PQR क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था एग्जाम में कि होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन PQ एट P इज 210, लाइन QR 300, व्हाट इज द एंगल PQR? कोई डिफ्लेक्शन एंगल बोल रहे, कोई कुछ एंगल बोल रहे, जो हमें समझ में, हमने उस हिसाब से बनाया है क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको रिप्रोड्यूस करने की कि बेसिकली आंसर तो 90 डिग्रीज लेफ्ट हमारे हिसाब से आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने समझा है उस हिसाब से क्या चीजें होंगी। एक लाइन PQ है, देयर इज अ लाइन कॉल्ड PQ। लाइन PQ इस प्रकार से है और उसका एंगल बता रहे 210 डिग्री, 210 डिग्रीज। ठीक है, 210 डिग्री, 210। ठीक है, होल सर्कल बेरिंग इज 210। ठीक है, 210 ये हो गया आपका P, और यहाँ पे आ गया कहीं पे Q। ठीक है, अब Q का भी उन्होंने एंगल दिया हुआ है, Q का भी उन्होंने एंगल दे रखा है, दैट इज, उसको अभी हमें देखना है। Q कितना दिया है? 300 दिया है। तो QR बेसिकली ये लाइन PQ, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। और Q का डिफ्लेक्शन एंगल जो दिया गया है, दैट इज नथिंग बट QR, सॉरी, एक और लाइन है ना QR, ये तो PQ हुई, एक और लाइन हो गई QR। सपोज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस इट इज। ठीक है, ओके। तो अब सवाल ये है यहाँ पर कि Q का एंगल कितना दिया है? 300 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 300। तो अभी पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट क्यू, ये यहाँ पर कहीं आर होगा। ठीक है, अब इनके बीच में एंगल बन रहा है, ये एंगल के बारे में पूछा गया, डिफ्लेक्शन एंगल जो बोल रहे हैं, यानी कि एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल एट क्यू, बेसिकली ये एंगल है। ठीक है, तो इसका सिंपल लॉजिक ये है दोस्तों कि ये 210 है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो 180 प्लस है, तो 210 इधर आ गया। जब ये 180 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30, ये हो गया आपका 30। और यहाँ पर क्यू पे 300 दिया है, तो 360 में से 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो ये बचता है आपका, ये आपका बचता है 60। तो 60 प्लस 30, 60 प्लस 30। ठीक है, 60 प्लस 30 आपका हो जाता है बेसिकली एंगल 90 डिग्रीज। अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 90 डिग्रीज लेफ्ट राइट इस प्रकार की कुछ क्वेश्चंस में बताया था स्टूडेंट्स, इस प्रकार की चीजें आई थी दोस्तों। तो लेफ्ट राइट का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वैसे समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि अगर हम बात करेंगे PQR, अगर इसकी हम बात करेंगे PQR की तरफ हम जाएंगे, तो ये हमें एंगल जो है 90 डिग्रीज लेफ्ट साइड में दिखता है। इस वजह से इसका आंसर 90 डिग्रीज लेफ्ट, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में 90 डिग्री राइट भी दिया था। तो क्योंकि लेफ्ट साइड में 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हमने इसको चूज किया कि 90 डिग्रीज लेफ्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, स्पेलिंग मिस्टेक है क्यूमुलेटिव, ये हमारा हु बहू क्वेश्चन जो दोस्तों हमने बना रखा था। ये शायद हो सकता है कि कभी एग्जाम में पूछा भी होगा, हमारे क्वेश्चन सेट में था दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, रेंजिंग हम करते हैं ना, तो रेंजिंग बेसिकली क्या होता है, रेंजिंग बेसिकली क्या होता है भाई, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनको एक लाइन में होना है। लेकिन मान के चलिए कि ये वाला पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ, अभी देखो स्ट्रेट लाइन में अगर जाना है, इफ वी हैव टू गो लाइक दिस, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अगर ये पॉइंट जैसे ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा साइड में मूव हो गया, अब क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस विल इंक्रीज, दिस डिस्टेंस विल इंक्रीज, ये ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसमें क्या हो जाता है कि एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एरर पॉजिटिव एरर रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। बैड रेंजिंग था कि सैक करेक्शन? अच्छा ठीक है, बैड रेंजिंग में भी ये पॉजिटिव है, एरर पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा आएगा। और अगर सैगिंग के बारे में बात करेंगे,
तो सैग के लिए भी बोलेंगे तो फिर सैगिंग बेसिकली स्ट्रेट ऐसा होता है, और सैग हो जाएगा तो ये बढ़ जाता है। तो दोनों केस में अगर सैगिंग था, अगर एरर ड्यू टू सैग करेक्शन था तो वो पॉजिटिव रहेगा ना। सैग अगर है तो वो आपका जाएगा क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS 456। सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इज 1.5 मीटर एज पर IS 456। अगर आप देखेंगे तो 1.5 मीटर इसका आंसर है, यानी कि 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट पे से आप जो है ये जो है कंक्रीटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। देखिए, अगर ये सैग के बारे में था तो दो चीजें मैं कह रहा हूं। देर आर टू थिंग्स। एरर करेक्शन एक अलग चीज है, एरर एक अलग चीज है। सी, इफ आई एम होल्डिंग लाइक रेंजिंग रॉड एक यहाँ पर और एक रेंजिंग रॉड, सिर्फ समझने के लिए, एक्चुअल में ये डिस्टेंस इस प्रकार से होगा। ठीक है। लेकिन अगर सैगिंग होगा, एरर की हम बात करेंगे, एरर की अगर हम बात करेंगे तो अगर ये सैगिंग होगा तो रीडिंग ज्यादा आएगी। ठीक है, तो सैगिंग विल बी पॉजिटिव, सैगिंग विल बी पॉजिटिव। लेकिन सैग करेक्शन करना रहेगा तो आपको नेगेटिव करना, करेक्शन में माइनस करना पड़ेगा आपको। सैग करेक्शन अगर होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, सैग करेक्शन अगर होगा तो वो आपका माइनस करना पड़ेगा, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा रीडिंग आ गई है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आई पसंद में। अब मुझे क्वेश्चन नहीं पता है, अगर सैग करेक्शन था तो नेगेटिव आंसर होगा, अगर सिर्फ सैग होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये सेग्रीगेशन के, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सेग्रीगेशन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो सेग्रीगेशन के हिसाब से ये 1.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर अ टी बीम, for a T beam when the neutral axis lies within the flange that is XU less than, for a T beam when the neutral axis lies within the flange that is XU is less than DF, the beam is designed at doubly reinforced flange beam with web width, flange beam with web width only BW, uh, rectangular beam having width equal to flange with BF over reinforced। अगर टी बीम है, इफ इट इज अ टी बीम, अब यहाँ पे आपको रीजनिंग करने को मिलेगा यहाँ से सारे क्वेश्चंस में। फॉर अ टी बीम व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लैंज दैट इज एक्सिस लेस देन डी, दैट बीम इज डिफाइंड डिजाइंड एज। अब मैं पहले एक बीम बना देता हूँ, यहाँ पर बीम बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगी चीजें। टी बीम है, ठीक है। अब टी बीम में अलग अलग केसेस है, होते हैं, टी बीम में अलग अलग केसेस होते हैं। एक केस ये होगा कि आपका एक्चुअली यहाँ पे देखो, व्हाट इज डीएफ, व्हाट इज डीएफ, डीएफ आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, दिस इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ फ्लैंज। और इसी तरीके से बीएफ ले लो, ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा। बीएफ आप ले लो, आपका ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये जो क्वेश्चन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अलग केस बनाया, मैंने अभी जो बनाया वो अलग है। मैंने बनाया कि इफ दिस इज एक्स यू, सपोज दिस वन इज एक्स यू। ठीक है, ये एक्स यू क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, बराबर ये। अब हमारा जो एक केस हमने बनाया इसमें है एक्स यू इज मोर देन डीएफ। अगर एक्स यू इज मोर देन डीएफ, उस परिस्थिति में हम लोग रेक्टेंगुलर बीम की तरह इसको डिजाइन करते हैं। बट हमसे जो क्वेश्चन में बोला है, जो हमने समझा है क्वेश्चन में, वो ऐसा था कि एक्स यू वॉज इनसाइड डीएफ, जैसे लिखा एक्स यू लेस देन डीएफ, एक्स यू इज लेस देन डीएफ, यानी कि ऐसा नहीं था, बल्कि यही कहीं अंदर ही जो है ना एक्स यू था। एक्स यू वॉज लेस देन डीएफ ना, एक्स यू इसके अंदर था। ठीक है, यही कहीं था। उस परिस्थिति में व्हाट वी विल डू, वी विल डू, इसको बीम, इसी को एज अ बीम हम एज हम लोग डिजाइन करेंगे, रेक्टेंगुलर बीम हैविंग विड्थ इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज की विड्थ के बराबर ब्रेड्थ लेके हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में।
देखिए दोस्तों, मैंने आपको आंसर बता दिया टी बीम के केस में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नेट से आपको, नेट की सहायता से आपको और क्लियर कर देता हूँ। जो अभी हमने डायग्राम हमने बनाया था, जो हमने अभी डायग्राम बनाया था, उसके अंदर आपने देखा था कि हमारा एक्स यू लेस देन डी एफ था। एक्स यू लेस देन डी एफ था, तो जब एक्स यू लेस देन डी एफ है, यानी कि इसके अंदर ही कहीं पे न्यूट्रल एक्सिस आ रही, एक्स यू जो है ना, न्यूट्रल एक्सिस इसके अंदर ही आ रही, डेप्थ ऑफ फ्लैंज के अंदर ही आ रही, उस केस में क्या होता है कि when the depth of the neutral axis is less than or equal to the thickness of the flange slab, the concrete below the neutral axis is ignored। यानी कि इसके नीचे का पार्ट इग्नोर किया जाता है, यानी ये जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का पार्ट, दीज ऑल आर इग्नोर्ड, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमें जो स्ट्रेंथ हम जो लेते हैं वो पूरा इसके लिए लेते हैं। तो अभी हमारी बीम की ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगी, और ये आपका एक्सयू का वैल्यू, इतना ही पोर्शन को हम कंसिडरेशन में लेते हैं, नीचे वाला सब हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। यही क्वेश्चन ने पूछा था, वो हमने बता दिया। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये केस नहीं हो, अगर केस ऐसा हो कि हम लोग, हमारा जो है स्लैब की जगह पे केस अगर ऐसा हो जाए कि अगर इट इज आउटसाइड, सपोज हियर यहाँ पर आ गया, या यहाँ कहीं आ गया, ना इट इज मोर देन डीएफ, इट इज मोर देन डीएफ, उस परिस्थिति में क्या होगा उसके बारे में। तो न्यूट्रल एक्सिस इन द वेब, यानी वेब के अंदर अगर न्यूट्रल एक्सिस, अभी क्या फ्लैंज में था बीम के, टी बीम के, अब उसके वेब में आ गया, तो एक्सिस इज मोर देन डीएफ। दिस अकर्स व्हेन द फ्लैंज इज रिलेटिवली थिन कंपेयर्ड टू द बीम डेप्थ। तो इस परिस्थिति में क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा लॉजिक सिंपल है, इसका इसको भी कंसिडरेशन में लेंगे और इतना पोर्शन इसको भी कंसिडरेशन में लेंगे, दोनों ही हम लोग लेंगे, दोनों ही को कैलकुलेशन में हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, अगर सिंगल बीम है, कंटिन्यूस बीम है, अलग अलग केसेस है दोस्तों इसके अंदर, उतना डिजाइन अभी हमारे पास फुर्सत नहीं समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो पार्ट हो जाएगा, आइसोलेटेड बीम, बी एफ इसका क्या हो जाएगा, एल नॉट प्लस एल नॉट प्लस, वो एंड कंडीशन के बेसिस पे है। ठीक है, और डेप्थ ऑफ फ्रंट, यानी कि ओवरऑल अगर एक्स यू मोर देन डी एफ है तो ये पोर्शन प्लस ये दोनों कंसिडरेशन में आएगा। लेस रहेगा तो जितना पोर्शन, जैसे लेस का केस अभी हमने देखा जो एग्जाम में पूछा गया, वो इतना पोर्शन, तो इतना ही कंसिडरेशन करेंगे, नीचे का सब हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ सीमेंट, इन केस ऑफ सीमेंट, लीच एटलेस apparatus इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग, अरे सॉरी, यहाँ गलती से आंसर रॉन्ग चूज हो गया है, इसका आंसर साउंडनेस है, आंसर इसका साउंडनेस है, हाँ, प्लीज इग्नोर दिस, ये गलती से शायद से ऑप्शन सिलेक्शन में गड़बड़ हो गई है। इट इज नॉट आई एस टी, बट इट इज साउंडनेस। लीच एटलेस apparatus हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, लीच एटलेस apparatus हम इस्तेमाल करते हैं साउंडनेस टेस्ट करने के लिए। दोस्तों, हमने आपको जो है जितने भी टाइप के टेस्ट अलग अलग टॉपिक्स पे सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं, उन सब का हमने एक पीडीएफ बना के एक नोट्स आपको हमने ऐप में अपलोड करके दिया था। होपफुली अगर आप लोग सब में इसको देख लिया होता तो ये आसानी हो जाती थी। नॉट ओनली फ्रॉम सीमेंट और कंक्रीट, सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने, है ना, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है ना, सारे के सारे जितने भी टेस्ट है, सॉइल मैकेनिक्स से, कंक्रीट के, आपके सर्वे से रिलेटेड, या एनी टॉपिक, साइंस ऑफ मटेरियल, सबका सब हमने एक साथ आपको दिया, एक बार जरूर देख लीजिएगा ना, तो कौन सा टेस्ट किसके लिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज रिटार्डर इन कंक्रीट स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर इज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज रिटार्डर इन कंक्रीट स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जिप्सम भी, जो इसको पहले आप आंसर करें, इसको आप आंसर करें पहले, है कि नहीं, इसका क्या आंसर है। देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ ये सारे ऑप्शंस के अंदर ये दो, जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है, इनमें से ये दोनों चीजें जो है ना, दीज आर रिटार्डेड। अब ऑप्शंस क्या थे मुझे नहीं पता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों, लिग्नोसल्फोनेट्स है। एग्जाम में अगर लिग्नोसल्फोनेट्स रहा होगा तो उसका आंसर ये है। देखिए, जिप्सम इज यूज एज ए रिटार्डर, जो हम बताते हैं आपको कि नॉर्मल सीमेंट के अंदर भी जिप्सम को ऐड करने की वजह से उसका कलर ग्रे होता है, तो जिप्सम इज ए रिटार्डर। लेकिन जब क्वेश्चन ने पूछा कि खास करके हॉट वेदर में इस्तेमाल जो करते हैं रिटार्डिंग के लिए कंक्रीट के अंदर, क्योंकि हॉट वेदर में क्या होता है, इवेपोरेशन बड़ा जल्दी हो जाता है ना, सचिंग जल्दी, तो फिर उसको रिटार्डर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो उस हिसाब में लिग्नोसल्फोनेट्स एक ऑप्शन था। अच्छा, एल्यूमिनियम पाउडर भी एक ऑप्शन था क्या। देखिए दोस्तों,
जो मुझे ऑप्शंस पता चले थे उन ऑप्शंस के अंदर कैल्शियम क्लोराइड था, सिलिका फ्यूम था, जिप्सम था। लिग्नोसल्फोनेट्स के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो लिग्नोसल्फोनेट बहुत अच्छा रिटार्डर है। एक ऑप्शन ये सही हो सकता है। दूसरा, अगर जैसा आप लोग बता रहे कि एल्यूमिनियम पाउडर करके था, ठीक है नहीं, अगर एल्यूमिनियम पाउडर, अगर सपोज मैं ये कहूं कि यहाँ पर एल्यूमिनियम पाउडर एक ऑप्शन में दिया गया था लिग्नोसल्फोनेट की जगह पे, एल्यूमिनियम पाउडर हम ले लेते हैं, इफ इट इज एन एल्यूमिनियम पाउडर, सॉरी, तो उस परिस्थिति में आंसर आपको जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शंस आपको कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम, एल्यूमिनियम पाउडर, सिलिका फ्यूम दिए गए थे, तो उस परिस्थिति में आपका आंसर जो होगा जिप्सम होगा। ठीक है, अगर लिग्नोसल्फोनेट होता तो वो सही होता था। अच्छा, जिप्सम का केमिकल नेम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम? कैल्शियम क्या है? हाँ, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट है, बेसिकली बेसिकली कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं। कैल्शियम क्लोराइड जो आपका एक्सेलरेटर का काम करता है, सिलिका फ्यूम आपका जो है मुसैलानिक मटेरियल की तरफ फिलर फिलर का काम करता है, एल्यूमिनियम पाउडर आपका एयर एंट्रेनमेंट का काम करता है ना। सबका अपना अपना रोल है, तो जिप्सम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस परिस्थिति में। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एज पर CBC, एज पर कॉन्क्रीट ब्रिज कोड, the minimum grade of concrete generally used for PSC girders is। कंक्रीट ब्रिज कोड के हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली यूज फॉर PSC गर्डर। अब दोस्तों यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं दी है, एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं दी गई कि क्या एनवायरमेंटल कंडीशन थी, बराबर। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन दिया है तो अलग अलग के हिसाब से अलग अलग है। बट अगर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं दी है, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं दी है, तो हमें मिनिमम की जब उन्होंने बात की है, अगर उन्होंने मिनिमम की बात की होगी, तो उस हिसाब से सबसे जो लोएस्ट होगा वो हम लेंगे, बराबर। तो उस हिसाब से जो मैंने कंक्रीट ब्रिज कोड से निकाल पाया, अगर क्वेश्चन अगर बिल्कुल ऐसा ही था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कंक्रीट ब्रिज कोड से एक्सट्रैक्ट किया गया M35 आंसर आ रहा है फॉर ब्रिजेस इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट एंड इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, फॉर ब्रिजेस इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट एंड इंपॉर्टेंट ब्रिजेस। प्रीस्ट्रेस के लिए पूछा था उन्होंने, तो मैं इसी पे फोकस करूंगा। उन्होंने देखो ये दिया है PCC, RCC, PSC। PSC में है एक्सपोजर कंडीशन तीन है दोस्तों, तीन अलग अलग टाइप के एक्सपोजर कंडीशन है दोस्तों, ठीक है ना। मॉडरेट एक्सपोजर, सीवियर एक्सपोजर, एक्सट्रीम एक्सपोजर, तो 35, 40, 45। नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था 35, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता था ना, 25, 30, 35, 30, 35, 40, 35, 40, 45, याद है आपको? तो वही चीज है ये। तो यहाँ पर अगर इन्होंने कंडीशन नहीं दिया और सिर्फ मिनिमम की बात की है, तो भाई PSC में सबसे मिनिमम M35 है। उस हिसाब से आंसर, उस हिसाब से आंसर हमारा मस्ट बी M35, इट मस्ट बी M35 होना चाहिए मेरे हिसाब से। M35 आंसर इसका होना चाहिए, इट शुड बी M35। ठीक है, ब्रिज मैनुअल बोल रहा था क्या? ब्रिज मैनुअल में तो क्या ब्रिज मैनुअल बोल रहा था क्या? पता नहीं। देखिए बेसिकली क्या है, कंक्रीट ब्रिज कोड अगेन पार्ट ऑफ ब्रिज ही है, कंक्रीट ब्रिज कोड, आज ब्रिज कोड, ब्रिज मैनुअल, स्टील ब्रिज कोड, ये सब। ठीक है, और ब्रिज मैनुअल में क्या है मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में, अगर कंक्रीट ब्रिज कोड के हिसाब से हमने निकाला है, उस हिसाब से M35 आंसर है। ठीक है, ब्रिज मैनुअल में अगर बोला होगा तो देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द स्क्रीनिंग यूनिट ऑफ द प्रेजेंट बलास क्लीनिंग मशीन मॉडल, यानी VCM मशीनें जो हमारी हुआ करती है, उसमें स्क्वायर में स्क्रीन साइज क्या होता है? इस प्रकार सा भी एक क्वेश्चन आया था, अलग अलग साइजेस दिए थे उन्होंने, तो उसके हिसाब से आप सभी जानते होंगे, हमने आपको पढ़ाया भी था। देखिए ऑप्शन नंबर ये जो था आपका डी, ये ऑप्शन नंबर डी पर मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? ये 65, 40, 20 कहाँ होता है? आंसर नहीं है ये, मैं पूछ रहा हूँ खाली। ये कब होता है? जब हम लोग स्लीव एनालिसिस करते हैं ना, एक्सेप्टेंस ऑफ बलास्ट के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ बलास्ट के लिए हम लोग जब स्टैक में से लेते हैं, तो 65 mm में कितना पासिंग, कितना रेटिंग, 40 mm, 20 mm, ये सब होता है, बराबर।
तो यहाँ पे ये नहीं पूछा था, ये बोला था कि बीसीएम मशीन के अंदर स्क्रीन क्या होती है। तो मैंने आपको पढ़ाने के टाइम बताया था कि भाई जो हमारी जो सीव एनालिसिस की जो सीव साइजेस होती है और आपकी जो मशीन में होती है, दोनों के साइजेस अलग है। वो हमारे हिसाब से नहीं चलती, मशीनें बाहर की होती है, वहां पे अलग अलग साइजेस के हिसाब से चलता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 80 mm, 50 mm, 28 mm। ना 80, 50, 28। ठीक है, एक भी इसमें मैच नहीं करता है। जहां आपका 65 था, यहाँ पर 80 है। जहां आपका 40 है, वहां पे 50 है। जहां आपका 20 mm रहता है, वहां पे 28 है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। मेरे ख्याल से नो डाउट अबाउट इट, ये सबको पता रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर द स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रैक ballast, what percentage of ballast retained on 65 mm sieve is permitted without deduction in contractor's payment? दोस्तों कंक्रीट, सॉरी व्हाट यू से, बलास्ट स्पेसिफिकेशन हमने काफी अच्छी तरह से पढ़ा था। और बलास्ट स्पेसिफिकेशन में से काफी सवाल भी आए हैं, है कि नहीं? ये हमने कितनी बार पढ़ा था ना, विदाउट डिडक्शन, विद डिडक्शन, कितना परसेंट डिडक्शन। सेम टू सेम क्वेश्चन आया दोस्तों, कि सबको इसका आंसर पता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 5%। 65 के ऊपर 5% से 5% तक अगर बलास्ट रिटर्न होता है, कोई डिडक्शन के बगैर हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मोर देन 5% एंड अप टू 10% हम लोग 5% पेनाल्टी के साथ में लेते हैं, एंड मोर देन 10% भी रिजेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा ये वाला क्वेश्चन भी आया था दोस्तों, 40 mm वाले सीव का। तो 40 mm सीव पे क्या साइज के बलास्ट होने चाहिए, रेंज पूछा था। रेंज पूछा था, तो रेंज आप सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा इसका आंसर, है कि नहीं? 40 to 60%, 40 to 60% ना, 40 से 60%, 40 mm की सीव पर रहता है। ठीक है, अच्छा इस पे भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दोहरा देते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 40 to 60 mm में क्या है, अगर लेस देन 40 mm है, लेस देन 40% है, तो क्या करेंगे पहले बताया। इफ अगर आपका 40% से कम है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। वेरी गुड। और अगर मोर देन 60 है एंड अप टू 65% है, मोर देन 60 अप टू 65%, 5% पेनाल्टी के साथ ले लेंगे। एंड मोर देन 65, सॉरी, बोलने का मतलब कि मोर देन 65 अप टू 70% रहेगा, तो इट विल बी 10%। अच्छा, कोई ऐसा केस अगर दे दिया उन्होंने कि भाई 65 mm के ऊपर मान के चलो, जो है सपोज मैंने कह दिया कि 68 mm आ गया, 68% बैलेंस रिटर्न हो रही है आपकी 65 mm की सीव पे, और यहाँ पर 67% रिटर्न हो रहा है आपका 40 mm की सीव पे। उस परिस्थिति में कितना डिडक्शन किया जाएगा? वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए। क्या क्या, तो क्या करेंगे, टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, उस परिस्थिति में कितना आएगा? मैंने क्या कहा, 65 mm पे 68%, सॉरी सॉरी, 65 mm पे 8%, 65 mm पे 8%, 65 mm पे 8%, और यहाँ पर आपका कितना बोला, 68%, कितना आ जाएगा? 15% डिडक्शन होगा दोस्तों। 10 बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वहां पर मोर देन 5 to 10% के बीच में आ गया, 8% हमने कहा। और यहाँ पर मोर देन 65 up to 70, यहाँ पे 10%, दोनों को ऐड करके 15% हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ध्यान में रखिएगा। और अगर मोर देन 70% 40 में वाले पे आ जाएगा, तो रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा? एग्जामिनर्स में ट्विस्ट द क्वेश्चन, ये जो पेपर था उसके अंदर उन्होंने यही किया है, आपका लॉजिक देखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट, as per the specifications of railway track ballast, maximum permissible water absorption ballast under normal condition। यानी कि ये भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो रेलवे ट्रैक बलास्ट है उसमें बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी एक्सेप्शन के, मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हो सकता है? आंसर उसका क्या है, 1%। अच्छा, विथ सम कंडीशंस, विथ अप्रूवल फ्रॉम सिटी और सीएओसी, वट एवर मे बी द केस, मैक्सिमम कहां तक लिया जा सकता है? इट कैन बी टेकन अप टू 2.5%। अपर लिमिट इज 2.5%। ठीक है, चलो इस पर बात हुई, तो थोड़ी बात हम कर लेते हैं कि अपना एग्रीगेट एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू की बात करेंगे, तो एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू क्या परसेंटेज है? हम्म, एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू नॉर्मल,
कितना? 30%, वेरी गुड। और विथ सीटी या सीएओसी के परमिशन से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 35। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू नॉर्मल केस 20%। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू विथ सिटी सीएओसी के इंटरवेंशन से 25%। तीनों फिजिकल टेस्ट ऑफ बलास के बारे में हमने भी बात कर ली दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये तीनों ही कंडीशन तब एक्सेप्ट की जा सकती है कि अगर बिफोर इनवाइटिंग टेंडर, टेंडर में मेंशन होगा एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा ले सकते हैं, तभी ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि टेंडर में कुछ लिखा नहीं और सिटी साहब या सीओसी साहब कहें और ले लिया जाए, दैट वोंट बी पॉसिबल। ये बहुत ही क्लियर लिखा गया है कि बिफोर इनवाइटिंग टेंडर ये प्रावधान उसके अंदर लिखा होगा, तभी ही बाद में लिया जा सकता है, अदरवाइज उसको एक्सीडिंग में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग ऐसी क्वालिटी के बला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the bulk density of a soil is 22 kilonewton per cubic meter and void ratio is 10%. The dry density of the soil will be। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, सेम मेरे ख्याल से हु बहु वही क्वेश्चन ही आ गया है। हो सकता है वैल्यूज में फर्क होगी, लेकिन वो सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है दोस्तों। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 22 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, वॉइड रेशियो 10 पर, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल विल बी। तो इसका सिंपल है कि अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना ही के रखा, तो दिखा देते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा ना। रिलेशन बिटवीन बल्क डेंसिटी ड्राई डेंसिटी, गामा डी इज इक्वल्स गामा अपॉन 1 प्लस ई। ये था गामा डी इक्वल्स गामा अपॉन 1 प्लस ई। तो ई कह दिया मैंने, सॉरी नहीं, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन मैंने वाइड रेशियो था कि क्या था, वही था, वाइड रेशियो था ना। ठीक है, तो वाटर कंटेंट था, क्या था? मुझे नहीं ध्यान है मैंने क्या क्वेश्चन बनाया, मुझे नहीं याद। वाटर कंटेंट था ना, वाटर कंटेंट था, वाटर कंटेंट था तो एनीवेज दोनों ही केसेस के अंदर 1 प्लस डब्ल्यू था यहाँ पर। तो गामा डी इक्वल्स गामा पर 1 प्लस डब्ल्यू आएगा। उस हिसाब से आंसर आपका 20 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर आता है। ठीक है, ओके। तो आंसर इसका 20 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर आएगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? बहुत इजी था। गामा डी आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला, गामा डी इक्वल्स गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपका आ गया 20, कितना, 22 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 परसेंटेज में आपने ले लिया उसको, तो हो गया 22 डिवाइड बाय 1.1। अब ये कोई ये सोचे कि एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करे, तो सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। 22 डिवाइड बाय 11/10 यहाँ पे ले लिया आपने, यानी कि ये हो जाएगा 22 × 10 डिवाइड बाय 11। 11 कट गया, ये 2, 11 टू 20 ना, 20 आ गया आंसर आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the shear strength in cohesionless soil is primarily derived from। the shear strength in cohesionless soil यानी कि फ्राई सॉइल, सैंडी सॉइल। ठीक है, कहां से डिराइव होता है? कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, सीमेंटिक एक्शन ऑफ क्ले। क्या आंसर है दोस्तों इसका? क्या आंसर है? आंसर वुड बी फ्रिक्शनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जिसको हम कह रहे थे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन सॉइल पार्टिकल। तो shear strength in cohesionless soil is primarily derived from frictional resistance between soil particles, या ये कहा जा सकता है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स या ग्रेव्स, जो भी कह सकते हैं, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर रेलवे फॉर्मेशन filter material, the recommended value of coefficient of uniformity Cu and coefficient of curvature Cc for well-graded soil are Cu less than 4, Cc less than 1, Cu more than 4, and Cc between 1 and 3, Cu equals 1, Cc equals 1, Cu more than 10, Cc more than 1। इसका आंसर क्या है दोस्तों? What is the answer to this? इसका आंसर दोस्तों, जहां तक मुझे जानकारी, इट मस्ट बी बिटवीन Cu मोर देन 4 एंड सीसी 1 1 and 3 के बीच में। इट मस्ट बी, द आंसर मस्ट बी Cu मोर देन 4 एंड सीसी बिटवीन 1 and 3। ठीक है,
एक मिनट। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शंस ऑप्शंस में कुछ और था तो नहीं मुझे पता है। ठीक है, कह रहे हैं कि 10 की जगह 7 था। करेक्ट आंसर क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने कहा ना कि मेरे पास आंसर नहीं ना, तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर ये है। ऑप्शन दूसरे हो सकते हैं। सी, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और करेक्ट आंसर पे हमारा ज्यादा जोर होगा। बाकी वी डोंट हैव एनी पेपर करेक्ट। सो तो ये है बेसिक। करेक्ट आंसर क्या है उसमें ध्यान करेंगे। दोस्तों ये आपको IRS G 004 के अंदर मिलेगा। IRS G 004 के अंदर इसका आंसर है। एंड आंसर इज CU मोर देन 7 एंड CC बिटवीन 1 and 3। ठीक है, तो ब्लैंकेट मटेरियल के लिए रेलवे फॉर्मेशन के जो ब्लैंकेट मटेरियल के लिए CU मोर देन 7 एंड CC मस्ट बी बिटवीन 1 and 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो उस हिसाब से दोस्तों हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं था। अगर CU मोर देन 7 एंड CC 1 and 3 के बीच में होना चाहिए, तो ये वाला CU मोर देन 7 CC 1 and 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। Which of the following protective measures is generally not used for railway formation over expansive soils? इस प्रकार का भी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं सही से पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जो मैं समझ पाया उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है। ठीक है, प्रोटेक्टिव मेजर्स नॉट यूज फॉर रेलवे फॉर्मेशन ओवर एक्सपांसिव सॉइल। नॉन वोवेन जियोटेक्सटाइल्स और ब्लैंकेट लेयर, सॉइल बर्न, ट्रीटेड एक्सपांसिव सॉइल, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। नेगेटिव टाइप का कुछ सेंटेंस था, नॉट यूज करके था। तो इनमें से कौन सा हम लोग एक्सपांसिव सॉइल के लिए नहीं यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मुझे सही से नहीं समझ में आया है। सब बैंक था, अच्छा सब बैंक। ओके ओके। सॉइल बर्न जो लिखा है यहाँ पे सब बैंक था ना, हाँ वही तो सोचो ऐसी कुछ था। सब बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन सही से नहीं समझ में आया दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव मेजर्स इज जनरली नॉट यूज फॉर एरियल फॉर्मेशन ओवर एक्सपांसिव सॉइल। तो इस वजह से मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा बेसिकली कि क्वेश्चन क्या आया था। हाँ, ये भी G 004 का ही टाइप का दिख रहा है। अभी हमने एक पैटर्न देख लिया, कि जैसे कि आपका बला स्पेसिफिकेशन में से व्हाट वी से बला स्पेसिफिकेशन जो था ना, बला स्पेसिफिकेशन में से 3 4 सवाल पूछा उन्होंने, वैसे ही उन्होंने इंस्टीड ऑफ मैनुअल उन्होंने G 004 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं ऑप्शंस ना जस्टिफाई नहीं हो पा रहे। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? ऑन टॉप सरफेस ऑफ फॉर्मेशन इफ क्रैक डेवलप होता है तो क्या नहीं कर सकते हो? तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट इट, बट जाते हैं हम लोग। मैं जाके G 004 में देख लेते कि क्या प्रोबेबिलिटी बनती होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन सही से समझ में ना आने की वजह से और करेक्ट ऑप्शन भी नहीं समझने की वजह से इसको हम लोग दरअसल स्किप करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम ग्राइंडिंग स्पीड ऑफ आरजीएम, मैक्सिमम ग्राइंडिंग स्पीड ऑफ आरजीएम मशीन। एक क्वेश्चन ऐसा था। ऑप्शन भी ऐसे कुछ 10 15 20 25 30 ऐसे कुछ थे। तो दैट इज नथिंग बट, दैट इज कितना है ग्राइंडिंग का आरजीएम का, आरजीएम 72 का, इट इज 25। दिस इज 25, आंसर टू दिस इज 25। ठीक है, आरजीएम का जो है 2.4 या 2.5 से लेकर 25 तक के बीच में वो ग्राइंड करता है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग उसको टेंजेंट टेंजेंट यानी स्ट्रेट ट्रैक, टेंजेंट ट्रैक अगर बोला होगा तो स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, अगर टेंजेंट ट्रैक कहा होगा तो स्ट्रेट ट्रैक है। देखिए क्वेश्चन क्या था पता नहीं, आंसर देख लीजिए, यहाँ पर रेफरेंस देख लीजिए। As per the capability of RGN schedule, the machine can perform grinding operation at speeds ranging from 2.4 km per hour to 25 km per hour, depending upon the quantity of metal to be removed, and the maximum grinding speed is 25। अच्छा ठीक है, स्पीड ऑफ आरजीएम इन टेंजेंट ट्रैक, टेंजेंट ट्रैक में अगर पूछा है स्पीड ऑफ आरजीएम इन टेंजेंट ट्रैक, देन वो आपका 25 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Which of the following is not an advantage of RGM? इनमें से कौन सा आरजीएम का एडवांटेज नहीं? रिमूवल ऑफ रेल सरफेस डिफेक्ट,
improvement in rail life, elimination of need for rail lubrication, restoration of correct रेल प्रोफाइल। इसमें से क्या एडवांटेज नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑब्टेन्ड बाय आरजीएम? तो सरफेस डिफेक्ट रेल का रिमूव करता है, हाँ ये तो करता है वो। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन रेल लाइफ ये करेगा, रेस्टोरेशन ऑफ करेक्ट रेल प्रोफाइल करेगा, एलिमिनेशन और नीड फॉर ल्यूब्रिकेशन ये नहीं है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बट अगेन दीज आर ऑल द अजम्पशंस, ऑप्शन जो है अजम्पशन के बेसिस पे है। आपको ये लोग बता रहे हैं कि व्हील लाइफ के बारे में, तो व्हील लाइफ भी इंप्रूव करता है। ठीक है, तो व्हील व्हील का भी अगर होगा तो करता, तो नहीं करता है तो मैंने एक अजम्पशन के बेसिस पे कॉरुगेशन, यस कॉरुगेशन भी रिमूव करता है। ठीक है, कॉरुगेशन भी रिमूव करता है। ठीक है, एनीवेज बेसिकली उन्होंने आरजीएम के क्या क्या एडवांटेजेस है उसके अलावा, जो अगर आपको बेसिकली आइडिया ये है कि जिसको आरजीएम के एडवांटेजेस पता होंगे तो ऑड मैन आउट कॉन्सेप्ट से वो जो एडवांटेज नहीं है उसको निकाल सकता है। नीड नॉट नेसेसरली भी ऑप्शन ऐसे होंगे क्वेश्चन, लेकिन यही जरूर था, ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लेवल क्रॉसिंग। अच्छा, एक मिनट, क्या कह रहे हैं कि एक ऑप्शन था कि इंक्रीज इन ट्रैक्टिव इफेक्ट। हाँ, हाँ अगर ट्रैक्टिव एफर्ट तो कम करेगा, वो बढ़ाएगा थोड़ी। अगर ऑप्शन था, कह रहे हैं कि एक ऑप्शन था कि इंक्रीजिंग ट्रैक्टिव एफर्ट, इंक्रीजिंग ट्रैक्टिव एफर्ट अगर था, तो अगर इंक्रीजिंग ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में बात करेंगे तो हाँ वो आरजीएम का एडवांटेज नहीं, आरजीएम चलने से ट्रैक्टिव एफर्ट तो कम होगा क्योंकि सरफेस स्मूथ होगी। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ट्रैक्टिव एफर्ट ऑप्शन में था तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो मैंने अजम्पशन पे रेल लुब्रिकेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और लेवल क्रॉसिंग के मामले में दोस्तों ऐसा है, लेवल क्रॉसिंग के मामले में भी कई ऑप्शन थे, ऑप्शन समझ में नहीं आए। जो मुझे करेक्ट आंसर समझ में आया वो ये है कि सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 3 years एंड कंटिन्यूड फॉर 7 days। यानी कि कुछ उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे अलग अलग केसेस में, चार अलग अलग केसेस दिए थे, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट जो थे एलसी से रिलेटेड, बाकी सब गलत थे। एक ये जो था सही था वो ये था कि आपका 7 दिन तक के लिए और 3 साल, हर 3 साल पर सेंसस किया जाता है एलसी पर, और 7 दिन तक लगातार सेंसस डे नाइट किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर जरूर था। बाकी क्वेश्चन ऑप्शन के बारे में आइडिया नहीं है। यस हो, हाँ एक ऑप्शन बता रहे हैं कि डब्ल्यू एल बोर्ड 1200 मीटर पे बताया था। अ, फिर विदाउट चक्रियल स्पीड 10 kmph, ये ऑप्शन था। अगर 10 kmph, देखो विदाउट चक्रियल हम एलसी पे गाड़ी कितने पे ले जाते हैं, कितने पे गाड़ी पास करते हैं हम लोग, 30 kmph पे, तो अगर वो था तो गलत हुआ अगर 10 kmph बोला। डब्ल्यू एल बोर्ड 1200 पे बोला तो वो क्या था, 1200 पे थोड़ी रहता है, वो तो 600 पे रहता है। ठीक है, और इसी तरीके से एक ऑप्शन ये था जो कि करेक्ट है, और एक ऑप्शन कुछ और भी था, एक ऑप्शन कुछ और भी था, लेकिन करेक्ट आंसर जैसा सभी ने बताया तो यही था। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन आर्च ब्रिजेस cracks due to rib shortening are generally observed at, in arch bridges cracks due to rib shortening are generally observed at cracks at the crown portion of spandrel wall, cracks near the inner face of the spandrel wall, uh, cracks at the center of arch barrel, cracks on the face of the bridge at the junction of spandrel and arch। देखिए दोस्तों यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन डी तो करेक्ट है ही, लेकिन सी का ऑप्शन कुछ होता है, लॉन्जिट्यूडल क्रैक्स लिखा था शायद यहाँ पर। जैसे कुछ लोगों ने बताया मुझे बाद में कि यहाँ पर लॉन्जिट्यूडल क्रैक्स था, लॉन्जिट्यूडनल, अगर क्रैक की अगर बारे में बात हुई है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर उन्होंने लॉन्जिट्यूडनल क्रैक दिया तो क्रैक्स ऑन द फेस ऑफ द ब्रिज एट द जंक्शन ऑफ स्पैंड्रेल एंड आर्चिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, टिल्टिंग बल्जिंग और सारे के सारी चीजें आ जाएगी। तो बेसिकली आंसर उसका ये था कि क्रैक्स ऑन द फेस ऑफ द ब्रिज एट द जंक्शन ऑफ स्पैंड्रेल एंड आर्च रिंग। ठीक है, रिब शॉर्टनिंग होती कभी है दोस्तों, सबसे पहले समझे रिब शॉर्टनिंग होती कब है।
ठीक है, रिब शॉर्टनिंग बेसिकली क्या होती है दोस्तों, कि जब आपका जो आर्च बैरल होता है, यानी जो आर्च पार्ट, जो कर्व पार्ट होता है, उसकी जो थिकनेस जितनी होनी चाहिए, अगर उससे कम होगी, अगर उससे कम होगी, उस परिस्थिति में क्या होता है कि वहां पर जो है क्रैक्स डेवलप होते हैं। देखिए, ये मैं मैनुअल साहब के वेरीफाई करके आंसर दे रहा हूँ, ये आंसर सही है बिल्कुल। कई अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपका देखिए अभी आपने देखिए एक पहले इसको पढ़ लेते, फिर मैं आगे इस पर और बात करता हूँ। Due to shortening of artery, differential movement occurs between arch ring and spandrel wall. This commonly results in crack appearing on the face of the bridge at the junction of spandrel and arch ring. ये मैंने वेरीफाई किया है मैनुअल से, वहीं से हमने आंसर आपको बताया। अब देखिए, बेसिकली आइडिया आपको बताते हैं, आइडिया क्या है इसके पीछे। ये आपकी आर्च है और यहाँ आपकी पियर्स है, ठीक है, यहाँ पर आपकी पियर है, स्पैंडल वॉल आपकी यहाँ पर है। आर्च को थोड़ा सा हम थिक बना देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों, जब आपका पियर टिल्ट होगा तो आज आपकी नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं था, उन्होंने रिब शॉर्टनिंग कहा। रिब शॉर्टनिंग का मतलब ये सेक्शन सफिशिएंट नहीं था, ठीक है नहीं, ठीक है। तो उस परिस्थिति में क्रैक्स हमारे कहाँ, देखिए चलो, आपका पियर टिल्ट हो रहा है, सेक्शन वीक है, उस उन दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, ये जो आपकी स्पैंड्रल वॉल है, ये और ये क्या क्या, क्या कहते हैं आपका, इसका जो रिंग है ये, इनके बीच में क्रैक्स आने जाएंगे, यानी एलजेबी नीचे जा रहा है तो यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होने आएगा, ठीक है नहीं, बराबर, ठीक है। तो ये उस परिस्थिति में क्या होगा, ये जहाँ पे क्रैक डेवलप होगा, बेसिकली ऑप्शन के अंदर पियर का नहीं था, ठीक है। जो जैसा तो आप लोगों ने बताया है, उसके हिसाब से यही समझ में आया है कि स्पाइनल वॉल और आर्च के बैरल के बीच में क्रैक के बारे में बात हुई है, कि स्पाइनल वॉल के ऊपर क्रैक हो रहा है, कि दोनों के फेस पे हो रहा है, कि अंदर हो रहा है, अलोंग द लेंथ हो रहा है, समथिंग लाइक दिस ऑप्शंस थे, ठीक है नहीं। तो रिप शॉर्टनिंग के केस में बेसिकली जो इसकी देखिए, रिप बेसिकली होना ऐसी चाहिए थी, अब आपने इसको दिया है थोड़ा सा फ्लैटन कर दिया। रिप शॉर्टनिंग बेसिकली यही है, सेक्शन इनएडिक्वेट सेक्शन होगा अगर आपका हाथ बैरल का। तो आंसर हमने जैसे आपको बताया कि ये जो ऑप्शन नंबर डी हमने चूज किया है, क्रैक्स ऑन द फेस ऑफ द ब्रिज एट द जंक्शन ऑफ स्पैंडल एंड आर्चरी, इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइज ऑफ कॉन्क्रीट रेलवे प्लेटफॉर्म इज 50 मीटर बाय 4 मीटर बाय 0.5 मीटर। If the transport cost is rupees 2 per ton per kilometer for a lead of 10 kilometer, what will be the total transport cost? ऐसे क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही था क्या, मिला जुला के यही था। साइज जो लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म का बताया, कोई बोल रहा 2 मीटर नहीं भाई, 2 मीटर वाइड प्लेटफॉर्म कैसा होगा, 4 मीटर तो कम से कम रहेगा, 50 बाय 4 बाय आधा ही रहेगा मेरे ख्याल से, मैंने ये जो समझा है। ठीक है, तो 50 बाय 4 बाय हाफ मीटर था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में था, बेसिकली कॉन्क्रीट के बारे में ही था। तो ट्रांसपोर्टर कॉस्ट इज 2 रुपीज टन पर किलोमीटर फॉर लीड ऑफ 10 किलोमीटर। तो व्हाट विल द टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसका आंसर आपने ठीक है अपने हिसाब से गेस किया ही, कैलकुलेशन किया, पता नहीं, हमने जो क्वेश्चन समझा उस हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि बेसिकली क्या था इसके अंदर। ऑप्शंस के ऊपर बाद में बात करेंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा सोल्यूशन बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा प्लेटफॉर्म का साइज अज्यूम करते हैं 50 बाय 4 बाय हाफ मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाता है 100 क्यूबिक मीटर, एंड पूरा का पूरा अज्यूम करते हैं कंक्रीट से बन रहा है, तो 100 क्यूबिक मीटर का प्लेटफॉर्म का कंक्रीट का वॉल्यूम आपको मिलेगा 100 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या दिया है आपको, कि 2 रुपया पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिट वेट लगेगा, क्योंकि उन्होंने टन्स में दिया है, तो आपको ये क्यूबिक मीटर को वजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टन के हिसाब से चार्ज लग रहा है, समझ रहे हैं? क्यूबिक मीटर के हिसाब से कंक्रीट आ रही है, ठीक है, लेकिन जो चार्जेस है ट्रांसपोर्टेशन के, वो टनेज के हिसाब से है। तो क्यूबिक मीटर को आपको टन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा, अभी हम सबको पता होना चाहिए, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इज 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर
पर क्यूबिक मीटर। तो एक टन कितना हो गया, लमसम 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 9.81 वगैरह नहीं लेंगे हम लोग, इससे लमसम बात है। एक टन यानी कि 100 किलो, है कि नहीं, एक टन यानी कि 100 किलो, बराबर है। तो उस हिसाब से आपका 10 किलो न्यूटन कितना हो जाएगा, तो 25 डिवाइड बाई 10, तो 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी आपका टनेज में कितना हो जाएगा, 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब इसी आधार पे दोस्तों आगे बात करेंगे कि टोटल वेट कितना हो जाएगा फिर आपका 100 क्यूबिक मीटर का। अगर 1 क्यूबिक मीटर 2.5 टन का वजन कंक्रीट दे रहा है, अगर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट 2.5 टन वजन है, तो 100 क्यूबिक मीटर का वजन हो जाएगा 250 टन। 250 टन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। उस हिसाब से दोस्तों, उस हिसाब से यहाँ पर हमारा कॉस्ट हो जाएगा कि वेट हमारा जो था कितना हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके। टन, एक टन था ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, मैं क्विंटल बोल रहा था, 1 टन इज 1000। सॉरी सॉरी, गलत नहीं है, लेकिन हम गलत नहीं है, हमारा एनालिसिस सही है, मैं बोलना गलत हो गया। वन टन इज 10,000 बराबर है। तो देखिए, सिंपल क्या है कि मैं केजी से बात करता हूँ। 1 किलो 9.81 न्यूटन होता है ना, इसको हम लोग लमसम में ले लेते हैं 10 न्यूटन। बराबर है ना, बराबर है, ऐसे ही होता है ना दोस्तों। तो उसी को इसको सिंप्लीफाई किया गया है, तो 1 किलो की जगह पे हमने क्या कर दिया है, 1 किलो की जगह पे कितना हो गया, 1000 किलो हो जाएगा। इट विल बिकम 1000 केजी। ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ न्यूटन। 10⁻³ की जगह पे हम किलो न्यूटन कर देते, 10 किलो न्यूटन हुआ ना। ठीक है, तो मैंने कह दिया जरा गलत, तो 100 बोल दिया, तो 1000 होता है। तो ये बराबर 1 टन = 10 किलो न्यूटन। दिस इज वेरी मच करेक्ट। दिस इज वेरी मच करेक्ट, 1 टन 10 किलो न्यूटन के आसपास हुआ। अब आपका कितना था, आपका कितना है, 25, 25/10, क्योंकि आपका कॉन्क्रीट है 25 किलोमीटर पर क्यूब, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर। ये समझ में आया आपको। अब वजन आपको कंक्रीट का कितना हो गया, 100 × 2.5, दैट इज 250 टन। 100 × 2.5, दैट इज 250 टन। अब हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट, बेसिकली क्या होगा, वेट इंटू रेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, क्योंकि उन्होंने लीड भी दिया है ना उन्होंने। तो यहाँ पर वेट हमारा कितना हो गया, वेट हमारा हो गया 250, और 250 टन। रेट कितना है, ₹2 पर टन पर किलोमीटर। और डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो 250 × 2, 500 × 10, तो हो जाएगा आपका अमाउंट 5,000 रुपये। तो इसका अमाउंट हो जाएगा ₹5000। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दोस्तों, कंक्रीट का कॉस्ट नहीं है। कंक्रीट की कॉस्ट नहीं है, बल्कि एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करता हूं मैं, फिर से रिपीट करता हूं, क्या कह रहे हैं कि भाई आपका जो कंक्रीट प्लेटफॉर्म आपका जो था 50 मीटर पर 4 मीटर पर ½ मीटर का था, उसका ₹2 1 टन का पर किलोमीटर चार्जेस, लीड ऑफ 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, पहले प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम ले लिया हमने 50/4/0.5, 100 क्यूबिक मीटर हो गया। अब यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इज 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। अब इसके आधार पे दोस्तों आपका इसको टन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मीटर से वेट में कैसे आया, वही तो मैं आपको बता रहा, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से आपका आया ना। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आप देख लीजिए ना, यहाँ पे कंक्रीट का यूनिट वेट है 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। तो ये यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से था ना। ये चीज समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखिए आप, यूनिट वेट का इसका यूनिट क्या है, 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। अब ये कितना किलोमीटर, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप। अब इधर देखिए, 1 टन होता है 10 किलोमीटर, और ये कितना किलोमीटर, 25 है, दैट इज 2.5 टन हो गया ना। 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर हो गया, बराबर। 10 किलो न्यूटन जो है आपका 1 टन होता है, और यहाँ कितना किलो न्यूटन है, 25 किलो न्यूटन है। तो 25 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा, 2.5 टन हो जाएगा ना, 1 टन की जगह 2.5 टन हो गया।
ये आपका मिल गया 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर। अब ये आपका 1 क्यूबिक मीटर का वजन बता दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी आपकी 100 क्यूबिक मीटर आई, तो 250 टन लोड हो गया आपका। ये जो लोड आया है दोस्तों आपका, इसको आप डाल दीजिए, वजन आपका आ गया, रेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कर दीजिए, तो आंसर आ जा रहा है आपका 250 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो होगा 250 टू 500 10 5000, तो रुपीज 5000। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 5000 रुपीज, 5000 रुपए। ठीक है। ओके। तो इस प्रकार का ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर दोस्तों सारा का सारा खेल मैं बोलूं, मुझे नहीं पता कि एग्जाम में ये चीज दी थी कि नहीं दी थी। ये चीज थी क्या एग्जाम में दिया था? ये डेटा दिया था क्या? नहीं दिया था ना। हाँ, तो ये पता होना चाहिए। ये पता होगा जिसको, वही कर पाएगा ना। यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट आपका 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर होता है। नहीं पता है तो दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है। ये एक ट्रिक थी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। A sloping ground has a slope length of 100 meter and a slope of 1 in 20. Actual horizontal distance will be approximately something, ऐसे कुछ ऑप्शंस 19 20 ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। A sloping ground has a slope length of 100 meter and slope of 1 in 20। यानी कि क्या कह रहे हैं वो, ग्राउंड है एक, स्लोपिंग ग्राउंड है, 1 in 20 का स्लोप है उसका। यानी कि क्या है, ये आपका डिस्टेंस जो आपको दिया गया है, ये 100 मीटर दिया है, ये आपको 100 मीटर दिया। और 1 in 20 बोला, तो यानी कि आपका क्या होगा, ये 1 वर्टिकल 20 हॉरिजॉन्टल, वट एवर एंगल यहाँ पर आएगा, थीटा वगैरह। बराबर। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस थे दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये था तो करेक्ट आंसर मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। प्लीज टेल मी, क्या क्वेश्चन बिल्कुल यही था? क्या क्वेश्चन बिल्कुल यही था कि इसके अंदर कुछ और अलग था? यही था। ओके। अगर यही था तो सॉल्यूशन मेरे पास है। सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए कि यहाँ पर आपका सिंपल जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लोप 1 in 20, हॉरिजॉन्टल 1/20 हो गया। अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना दोस्तों। थोड़ा मेरे कुछ चीजें यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जैसा था बताया, जैसा आप लोगों ने, कि ये क्वेश्चन जो है, इसके अंदर आप इसको ऐसा ले लेते हैं कि 1 वर्टिकल और 20 हॉरिजॉन्टल ना, इस हिसाब से हमने लिया। तो पाइथागोरस के हिसाब से ये 100 हो गया। एंड दिस वैल्यू, सपोज दिस वैल्यू इज आपका एक्स। व्हाट इज डन हियर इज ये ये एक्स हो गया, तो ये x/2, तो पाइथागोरस 100 स्क्वायर बाय x स्क्वायर कर दिया आपने, तो आपको ये मिल जाएगा इन। व्हाट डज इट मीन, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लोप दिया गया था, स्लोप वॉज गिवन, स्लोप ऑफ 1 in 20 दिया था, बराबर। बट ये डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स लिया है इसको, ये क्या हो जाएगा, जिससे स्लोप दिया तो ये x/20 हो जाएगा। बराबर है ना? ठीक है ना? अगर ये 100 मीटर का इंक्लाइन स्लोप था और ये एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/20। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है बेसिकली 100 स्क्वायर ना, ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, बी क्या, x/20 का स्क्वायर। ये इसको जब आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, 100 स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए आप। और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस इसको जब आप ले लेंगे, तो ये आपका आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। आंसर आपका 99.88 आ रहा था। आंसर हमारा 99.88 इस प्रकार से आ रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सॉल्व करने में टाइम जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आंसर। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ऑप्शंस कैसे थे दोस्तों, कि इतने ज्यादा वैल्यूज क्या थी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है दोस्तों कि उन्होंने ऐसा किया होगा कि, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने तो कुछ और ऑप्शंस ले रखे रैंडमली। हो सकता है कि
कुछ वैल्यूज 100 के ऊपर है, कुछ वैल्यूज 100 के ऊपर है। तो ये लॉजिक से समझ में आता है दोस्तों कि ये अगर इंक्लाइंड स्लोप 100 मीटर का है, अगर ये 100 मीटर है और प्लान पे पूछ रहे थे तो 100 से कम ही होगा, तो आपका ये दो ऑप्शन तो चला गया। अब बचा ये है कि ये दो ऑप्शन भी अगर नीचे वाले थे तो इनमें आपको ढूंढना था। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया है। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ेंगे। A cantilever beam of length 10 meter carries a point load of 100 kg at its center. Maximum bending moment will be approximately। एक कैंटिलीवर बीम 10 मीटर की है और उसके अपने सेंटर पे वो 100 किलो का वजन कैरी करती है। ठीक है, 100 kg और 10 मीटर की बीम, 10 मीटर की बीम सेंटर पे, वो सेंटर पे यानी कि 5 मीटर पे, 5 मीटर को कैरी करती है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? आई बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, वैल्यूज मुझे नहीं पता है लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही था। वैल्यूज मुझे नहीं पता बट कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही था। ऐसा आया था कि कुछ। तो अगर ऐसा था, अगर जैसा मैंने क्वेश्चन आपको बताया, अगर बिल्कुल हूबहू ऐसा था, तो उस परिस्थिति के अंदर दोस्तों हमारा सिंपल है कि हाँ, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पे केजी में दिया है और यहाँ पे किलो न्यूटन में दिया है, किलो न्यूटन मीटर में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए अगर केजी में पूछेगा तो आंसर देना आसान है। एक कैंटिलीवर डब्ल्यू इंटू एल तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी, इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं, अगर मैं इसकी बेंडिंग मोमेंट की बात करूं तो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 5, 500 kg, 500 kg मीटर पर। बराबर, लेकिन आपको किलो न्यूटन मीटर में पूछा था, आपको किलो न्यूटन में पूछा है ना, किलो न्यूटन मीटर में पूछा है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, कन्वर्जन फैक्टर 100 kg। बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, गिवन लोड 100 kg है तो 100 इंटू 9.81, 981 0.981 किलोमीटर हुआ। डिस्टेंस आपका 10 की जगह 5 मीटर है, तो मोमेंट क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू ए। जब आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डब्ल्यू क्या है, 0.981। ये डिस्टेंस आपका आ गया कितना, 5। आंसर आपका था। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? आपको समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट, क्या मैंने कहा? देखिए यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर के यानी कि वो आप क्या, जो मुझे पता है कि सेंटर में लोड पता है, मैंने उसे समझा, अगर 100, अगर एंड पे होगा तो मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। है कि नहीं? ठीक है, अगर जिस तरीके से क्वेश्चन मुझे इनपुट्स मिले हैं उस हिसाब से जो मैं समझा मैं उस हिसाब से बताता हूँ। एग्जाम में क्या आता पता नहीं। कैंटिलीवर बीम थी, 10 मीटर की थी, उसके सेंटर पे 100 किलो का लोड था, सेंटर पे था। बराबर, तो सेंटर पे 100 किलो का लोड हुआ। ठीक है, 100 किलो का लोड सेंटर पे हुआ तो सबसे पहले हम लोग केजी को इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी क्योंकि सेंटर पे उन्होंने बताया तो उसमें बेसिकली क्या हो गया कि 1 kg = 9.81 न्यूटन, जैसे मैंने आपको बताया। 1 kg = 9.81 न्यूटन हुआ। उस हिसाब से 100 kg क्या हो जाएगा, 981 न्यूटन। 100 kg विल बिकम 981 न्यूटन। अब किलो न्यूटन में अगर आप करेंगे तो 0.981 किलो न्यूटन। बराबर है ना? ये तो समझ गए होंगे आप कन्वर्जन। हाँ, 0.981 किलो न्यूटन हो गया। अब ये फोर्स मेरा जो हो गया 0.981 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये आ गया 0.981। अब बाकी इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा तो आंसर 4.91, 4.90 कुछ आ रहा था मेरा। ठीक है नहीं? ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है ना, देखो ना, 9 5 45, तो 4 वही ना, उसके आसपास तक आ रहा है। ठीक है, हाँ लमसम आप ऐसा पकड़ सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 10 एज्यूम कर सकते हैं।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0.981 × 5, दैट इज आपका आंसर आएगा 4.90 है। ठीक है, थोड़ा एरर मेरे इसमें जनरेट हुआ, इसको छोड़ दीजिए आप। मेन कॉन्सेप्ट है 0.981 × 5, 4.9 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अभी। फॉर अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ रोलिंग यूनिट लोड, यानी कि ये थोड़ा सा आईएलडी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया था दोस्तों। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आईएलडी जो होती है, बीम को एनालाइज करने के कई तरीके हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दिया गया है कि नहीं, बराबर। तो उसमें से एक तरीका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का भी है। तो क्वेश्चन कुछ मुझे पता है, क्वेश्चन क्या ऐसे ही था। अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूनिट लोड, रोलिंग था कि नहीं छोड़ दीजिए, यूनिट लोड, द आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट विल बी, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट विल बी। ऐसा क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन कंफर्म करेंगे तो आगे जाने में मजा आए दोस्तों। ऐसे ही था ना, चले। आईएलडी होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। आईएलडी होता है, ILD इज नथिंग बट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। आईएलडी होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ आईएलडी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते तो कई लोग नहीं बता पाते थे, इतना सवाल उनको करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, एनीवेज, एनीवेज, क्यों रीजन मैंने इसलिए कहा कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में, किसी जमाने में पढ़ा होगा। एनीवेज, अभी ये क्वेश्चन के बारे में आप समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में ऐसा था, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम में आप लोगों को जो है ना, मेरे पास सॉल्यूशन देखता हूँ अगर अवेलेबल है। यस, इट इज देयर, चलेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं तो अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आईएलडी फॉर सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट of a cantilever beam, ordinate is maximum when the unit load is at the free end and reduces linearity to zero at the support, forming a triangular diagram। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए, पहले आप समझें कि क्या है बेसिकली क्वेश्चन। बेसिकली आईएलडी में क्या होता है ये समझें। आईएलडी अलग अलग चीजों की बनती है। शेयर आपके रिएक्शन की बनेगी, आपके मोमेंट की बनेगी, और आपके जो है बेंडिंग मोमेंट की, सब चीज की बनती है। ठीक है, तो बेसिकली आईएलडी बेसिकली क्या है मैं आपको बता, नहीं मैंने ये नहीं पढ़ाया था, मैंने आईएलडी नहीं पढ़ाया था, एसएफडी बीएमडी पढ़ाया था। आईएलडी आपको मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, एक्सियल लोड पढ़ाया जरूर था, आईएलडी नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, टू बी फ्रैंक। हमने नहीं पढ़ाया था आपको ये चीज, हमने नहीं सोचा था कि ये भी पूछेंगे वो। ठीक है, एनीवेज, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कैंटिलीवर बीम है, और इसका हमें क्वेश्चन को गौर से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट दिस सपोर्ट, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट दिस सपोर्ट। छोड़ दीजिए उस डायग्राम को, मैं मेरे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी कैंटिलीवर भी है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई यूनिट लोड, यूनिट आईएलडी बेसिकली यूनिट लोड के लिए होता है। अब एक यूनिट लोड है, यूनिट लोड यानी कि उस पर लोड है 1 यूनिट का, कोई यूनिट नहीं। हाँ, एक लोड है 1। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ। सी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम जब बनाते हैं तो ये भी इसका स्पैन है, इसका जो है ना आईएलडी का डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसका जो स्पैन है। तो आप देखिए कि जब मैं सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आईएलडी बनाता हूँ सपोर्ट के लिए, तो जब मेरा लोड, देखिए डायग्राम में बना रहा हूं आपके साथ में, मैं पूछता हूं आप जवाब दीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि ये लोड आईएलडी बेसिकली ट्रैवल करता है, यहां से लेके यहां तक कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये यूनिट लोड यहां से हट के, जहां पे अभी हमने बनाया है, अगर जस्ट इमेजिन, इमेजिन इट इज जस्ट एट द सपोर्ट, जस्ट एट द सपोर्ट, मुझे बताओ अगर ये कैंटिलीवर बीम है और सपोर्ट के बिल्कुल ऊपर लोड एक्ट कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी सपोर्ट पर? वो बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट क्या होगा, क्या होगा? पता है सभी लोग? कुछ ने आंसर किया, बाकी लोग बताएं। मैं कह रहा हूं कि अगर लोड यही बिल्कुल सपोर्ट पर ही है तो वैल्यू क्या होगी? जीरो। सब लोग बोल रहे हैं जीरो, चलो मान लिया आपकी बात, जीरो हो गया। अब मैं कहता हूं करके
आते 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 एक्सट्रीम एंड पर आ गया। वैल्यू इसकी कितनी है? 1। ठीक है। और जो भी लेंथ होगी। ठीक है। मेरा बेंडिंग मोमेंट वैल्यू क्या? इट विल बी मैक्स, इट विल बी maximum irrespective of the value, it will be maximum. Everybody agrees to it? इनको मैंने जोड़ दिया आपस में क्योंकि लीनियर है, पॉइंट लोड है कि नहीं? आईएलडी कभी भी कर्व नहीं होता, आईएलडी कभी भी कर्व नहीं होगा दोस्तों, हाँ? ठीक है, आई बात समझ में आपको? इस प्रकार से है। तो आप यहाँ पे से ऑप्शन पे से आप देख लीजिए, अब इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ट्रायंगुलर डायग्राम विद मैक्सिमम एट फ्री एंड। ठीक है, तो इसका शेप क्या है? दिस इज नॉट एसएफडी और बीएमडी, दिस इज नॉट एसएफडी और बीएमडी, बट दिस इज ILD, ILD for bending moment at सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि एक ही तो सपोर्ट है इसके अंदर। ठीक है, दिस इज ILD, दिस इज नॉट BMD। देखिए यहाँ पे कोई बोल रहा है, मुझे मालूम है, इसीलिए तो उन्होंने से क्वेश्चन पूछा है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं है दोस्तों ये, दिस इज ILD, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, दिस इज नॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम इसका लेते, अगर हमको कोई पूछे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, अगर इस क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछे तो हम बताएंगे कि ये ऐसा होगा। और यहाँ पे वैल्यू लोड W है, लेंथ L है, तो W × L आप ये बोलते थे। बराबर। वो थोड़ी पूछा है आपको, आपसे वो थोड़ी पूछा है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि ILD पूछा है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पूछा है आपसे। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इसमें भी देखो ये दोनों ऑप्शंस के अंदर रेक्टेंगुलर पैराबोलिक कर्व छोड़ दीजिए, ट्रायंगुलर डायग्राम विद मैक्सिमम एट फ्री एंड जीरो एट फिक्स सपोर्ट बेसिकली होगा। तो यही मैंने कहा, ट्रायंगुलर डायग्राम विद मैक्सिमम एट फ्री एंड होगा। ठीक है। ये इसलिए है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोड यहाँ एक्ट करता है तो बेंडिंग मोमेंट जीरो, जब लोड एक्सट्रीम पे एक्ट करता है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बट इट इज एन ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ओके। तो ये चीज एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ठीक है। अब ऐसा ठीक है, अभी मैंने ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट की बात किया है। ऐसा ILD फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट भी आ सकता है, रिएक्शन एट सपोर्ट भी आ सकता है। समझ गए? ILD फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट भी आ सकता है, ILD फॉर अदर थिंग्स भी आ सकता है। जैसे मेरा मेरा जो आंसर मैंने बताया यहाँ जो रेडीमेड है, इसमें देख लीजिए आप। लेकिन बस ये उल्टा है जो मैंने बताया ना, कि यहाँ पे सपोर्ट इस तरफ है, फिक्स इस तरफ है, कैंटिलीवर पोर्शन ये तरफ है। तो देखो सपोर्ट का भी डायग्राम यहाँ पर आप देख लीजिए, सपोर्ट का भी इन्होंने बना रखा है कि नहीं? सपोर्ट का भी इन्होंने बना रखा है। तो सपोर्ट रिएक्शन कैसा होगा कि भाई देखो, रिएक्शन आपका कहाँ कितना मैक्सिमम लेस होगा वो बेसिकली यहाँ पे पूछा है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, a long column of length L and diameter D, a long column of length L, जरा रिपीट हो गए, इनको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। डबल डबल L आ गया, डबल D, इसको इग्नोर करके आप भूल जाइए इसको, गलती से हो गया वो। ठीक, a long column has length L and diameter D with both ends hinged. If the diameter is doubled, the slenderness ratio will become double the original value, half the original value, 4 times the original value unchanged. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन कंफर्म करे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन कंफर्म है? बराबर यही था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें देखने की है। यहाँ पे हमें दो चीजें देखने की है। एक चीज हमें ये देखना है कि एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, कॉलम के अलग अलग एंड कंडीशन दिए गए हैं। हमें कहा है कि बोथ एंड्स आर हिंज्ड, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज्ड, उस परिस्थिति में दोस्तों इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है? देखिए, एक होता है आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, ये होता है आपका L। ठीक है,
लेकिन अगर आपका बोथ एंड हिंज है तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, बोथ एंड हिंज। दोस्तों अभी हमसे जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसमें तो बहुत आसान था कि उन्होंने दोनों में कह दिया था कि दोनों एंड्स आर पिन्ड या हिंज्ड एक ही होता है। इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों का सेम होता है। ठीक है। और भी कंडीशंस होती है, जैसे कि दोनों एंड फिक्स होते हैं। जब फिक्स होते हैं तो इफेक्टिव लेंथ आपकी हाफ हो जाती है, L/2 हो जाती है। एक एंड फिक्स से एक आपका हिंज है तो 0.7 L हो जाता है। और एक एंड फिक्स से एक दूसरा एंड फ्री होता है तो वो वैल्यू जो है 2L हो जाता है। ये अलग अलग केसेस है, ये अलग अलग जो है ना केसेस है दोस्तों, समझे मेरी बात को। यानी एंड कंडीशन के हिसाब से आपकी स्टैंडर्ड रेशियो आपके कॉलम की चेंज होती है। एंड कंडीशन के हिसाब से कॉलम स्टैंडर्ड रेशियो चेंज होती है। दोनों तरफ हिंज या पिंच है तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ जो होगी वही होती है। अगर आपका एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, फिक्स और फ्री, तो ये लेंथ आपकी क्या हो जाती है, 2L हो जाती है। एक और आपके दोनों एंड फिक्स होते हैं तो एल आपका हो जाता है L/2, दैट इज 0.5 L। और एक फिक्स और एक पिन 0.7 हो जाता है। ये एंड कंडीशन ध्यान में रखे जाए, ये एंड कंडीशन हम लोग ध्यान में रखें। अभी हमसे जो बात हुई, हमसे जो भी पूछा है अभी उन्होंने, अभी जो उन्होंने बोला है उसके सिंपल है हमारा ऑप्शन ये, L = इफेक्टिव लेंथ। ओके। अब आपको एंड कंडीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो इफेक्टिव लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज। अब यहाँ हमारे से क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, एक तो एंड कंडीशन हिंज बोल दिया, एल इफेक्टिव और एल दोनों सेम है, चलो बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरा, डायामीटर, डायामीटर हमारा डी है। तो क्या कहता है कि डायामीटर अगर डबल कर दिया जाए, यानी कि जो पहले का डायामीटर डी था, दिस बिकम्स 2D, स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन के। लैम्डा इज एल इफेक्टिव अपॉन के, दैट इज नथिंग बट नथिंग बट इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय के। क्या है, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन के, इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय ए। आई बाय ए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय ए। ठीक है, अब मैं यहां से इन्हीं दो फॉर्मूला के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसा करेंगे, पहला केस ले लेंगे, उसमें डायमीटर को D1 दे देते हैं और दूसरा D2 को हम ले लेंगे इक्वल टू 2 टाइप्स ऑफ D1। बराबर, यही हुआ ना मतलब दोस्तों, है कि नहीं। अब मैं क्या कहता हूँ, इफेक्टिव लेंथ हमारा तो सेम आया ना, क्योंकि दोनों एंड हिंज है तो विल बी L ओनली। अब बचता है के, तो मेरे पास दो के मिलेगा। यानी कि एक में ले लूंगा पहले वाले केस के लिए K1 ले लेता हूँ, दूसरे वाले केस के लिए मैं ले लूंगा K2। बराबर, तो K1 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय ए जो भी रहेगा, तो π/4 D²। बराबर ना, एरिया π/4 D² होगा ना, करेक्ट। स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा ये पूरा। ठीक है, गेटिंग। अब दूसरी चीज, अब मैं कहता हूं कि मेरा ये जो डबल हो जाता है ना, दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, K2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय π/4। ये D1² था ना, D1², तो ये π/4 D1² की जगह पे मैं कह देता हूँ कि D1 क्या है, D2 चाहिए ना मुझे, D2 का स्क्वायर। हाँ, दिस इज D2 का स्क्वायर, तो व्हाट इज D2, इट इज 2D1। D2 क्या है आपका, 2D1 है। तो 2D D1 बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या, I/π/4 आपका 2D1 का स्क्वायर। बराबर, अब इसको जो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में 4 आएगा, बाहर ले लूंगा मैं इसको। फर्दर स्टेप में इसके ऊपर लिखता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं अगर ऐसा लिखूं कि इट विल बी ट्वाइस ऑफ K1, तो क्या ये गलत होगा, क्या ये गलत होगा दोस्तों, क्या ये सबको समझ में आया, क्या ये सभी लोगों ने समझा, क्या ये चीज मैं यहाँ पे बॉक्स में करता हूँ, K2 इक्वल्स 2K1, डिड यू अंडरस्टैंड इट, क्या आप सबने समझा इसको, हाँ या ना में जवाब दे। मैं रिपीट करता हूं अगर नहीं समझा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि एल इफेक्टिव के लिए एंड कंडीशन था, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आपको के का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय ए, आई बाय ए। ठीक है, अब आई तो छोड़ दीजिए आप, ए
π/4 d1 स्क्वायर था पहले वाले के, जब डायमीटर डी था π/4 d स्क्वायर एरिया हो गया। अब जब मैं K2 का ले रहा हूं तो आई आई अपॉन K2 होगा π/4 d2 का स्क्वायर। बट व्हाट इज D2? डायमीटर, सेकंड वाला डायमीटर इज डबल द डायमीटर ऑफ फर्स्ट वन, डायमीटर इज डबल, ऐसा कहा गया है। बराबर, तो ये हो जाएगा D2। तो D2 की जगह मैंने डाल दिया, D2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया 2D1 से, 2D1 से। तो 2D1 हमने जब इसको किया तो आप देखिए कि ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है। बराबर, बराबर, बराबर ना। तो ये क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका बाहर आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो ट्वाइस ऑफ I/A हो जाएगा ना। तो ये आपका K2 बिकम्स 2K1। ठीक है। Yes, moment of inertia will also change. Definitely, it is going to change. Moment of inertia will also change. But we are main focusing on this area के हिसाब से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा? π/4 बराबर, π/64 बराबर। आपने वो भी अच्छी चीज बताई, उसको भी देखना पड़ेगा। दोस्तों इसको मैं वापस से एक बार बताता हूँ आपको, वापस से एक बार बताता हूँ कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जैसे मैंने बताया, जिसके ऊपर इसको हमें सॉल्व करना है। पहला तो आपका ये हो गया, लैम्बडा होता है L इफेक्टिव बाई के, लैम्बडा होता है L इफेक्टिव बाई के। और दूसरा के क्या होता है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ I/A, स्क्वायर रूट ऑफ I/A। दो फॉर्मूले बेसिकली होते हैं। तो एल इफेक्टिव लेने के लिए हमें एंड कंडीशंस कॉलम की देखनी है, जो हमने आपको दिखाया। हमारे केस में था कि बोथ आंसर ही, तो एल इफेक्टिव विल बी इक्वल टू एल, यहाँ कोई चेंज नहीं है। दूसरा बात करते, के इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जो के है स्क्वायर रूट ऑफ I/A है, तो यहाँ पर पहला केस आई हो जाएगा π/4 d⁻⁴ पहले वाले का, जब डायमीटर डी था, और एरिया हो जाएगा π/4 d²। ठीक है। दूसरे केस में एरिया हो जाएगा π/4 d⁻⁴ की जगह पे मैंने, क्योंकि रिलेशन डबल होगा तो 2d⁻⁴ कर दिया हमने इसको। अब 2⁻⁴ का आंसर आता है 16। तो पहले के कंपैरिजन में I1 का 16 टाइम्स ऑफ I1 हो गया ये, 16 टाइम्स ऑफ I1 हो गया ये। और दूसरा आपका एरिया आपका क्या था? π/4 d² था। अब अगर डी की जगह पे 2d डाल दिया तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया पहले के कंपैरिजन में हो जाएगा आपका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 टाइम्स हो गई, एरिया हो गया 4 टाइम्स हो गया। अब इन दोनों को हमने ले लिया, I/A हमने कर दिया, तो 16I1 अपॉन 4A1 हमने किया, तो 16/4 कैंसिल हुआ, तो आया 4। तो वो हो गया आपका I/A। ठीक है, ये हो गया I/A। तो दैट इज, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन, लिखावट में गड़बड़ हुई है, कॉन्सेप्ट में नहीं, है ना। लिखावट में गड़बड़, इसको सही कर देता हूँ। 16/4 I/A, I1/A1, यानी जो पहले वाला था ये वाले का। ठीक है, तो ये आपका बाहर निकला स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 2, तो ये आपका K1 है, 2 टाइम्स ऑफ K1 होगा। ये जो 2K1 आया आपका, इसको हमने यहाँ डाल दिया एल इफेक्टिव। सेकेंड केस में क्या हुआ? एल अपॉन के की जगह 2K हो गया। तो 2K होने का मतलब क्या है? 1/2 टाइम्स ऑफ पहले का जो आपका लैम्बडा था, λ1 ना। तो λ2 क्या हो जाएगा? हाफ द ओरिजिनल वैल्यू। λ2 इज नथिंग बट हाफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एज पर वर्क्स मैनुअल the minimum water pressure required at the ferrule point for a three-story building is, as per works manual, the minimum water pressure required at the ferrule point for a three-story building is 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही था। ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस भी यही थे कि कुछ अलग थे? ऑप्शंस, हाँ, ऑप्शन में 22 भी था, ठीक है। बाकी 17 था कि नहीं उसमें? चलो मैं एक जगह पे डाल देता हूँ कहीं पे।
ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या है? करेक्ट आंसर इसका है 17 मीटर्स, 17 मीटर हेड करेक्ट है। अगर आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो फेरियल पॉइंट पर मिनिमम वाटर प्रेशर हैज टू बी 17 मीटर्स। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एज पर IRW प्रोविजन फॉर वर्ल्ड बट, एक मिनट मैं आपको मैनुअल से दिखाता हूँ, यहाँ पे तो थियरी में आपको नहीं समझेगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी वर्क्स मैनुअल के पैरा 572 में रेसिडुअल प्रेशर के बारे में दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर द फॉलोइंग मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर्स एट द फेरियल पॉइंट: सिंगल स्टोरी बिल्डिंग 7 मीटर, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स 12 मीटर्स, 3 स्टोरी बिल्डिंग्स 17 मीटर्स। Distribution should not ordinarily be designed for residual pressures exceeding 22 meters. Multi-story buildings needing high pressure should be provided with boosters. ठीक है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में 22 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो है यहाँ पर 3 स्टोरी के लिए पूछा था तो कितना मीटर है? 17 मीटर इसका आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चाहे पुरानी मैनुअल ले ली जाए चाहे नई मैनुअल ले ली जाए, दोनों जगह पे से आंसर सेम है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पैराग्राफ का फर्क है, नई मैनुअल में पैरा 572 है, पुरानी मैनुअल में पैरा 545 है। बट द कंटेंट रिमेन्स इन रेसिडुअल प्रेशर के बारे में: डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर द फॉलोइंग मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर एट फेरियल पॉइंट इज कितना है? 3 स्टोरी के लिए 17 मीटर्स। ठीक है, तो शायद हो सकता है उन्होंने ऑप्शन में 7 मीटर, 12 मीटर, 17 मीटर और 22 मीटर ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे। हमने आर्बिट्री अपने हिसाब से लिए थे, बट आंसर इज 17 मीटर्स, नो डाउट अबाउट इट। दोस्तों अभी हमने कुछ करीबन ये 25 क्वेश्चन हमने आज एनालाइज किए जो पेपर में आए थे, लुक अलाइक टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने कोशिश किया फ्रेम करके आपके सामने लाने की। अब रही बात कि लोगों का पूछना है कि पेपर किस प्रकार से था, क्या पेपर पैटर्न चेंज हो गया कि क्या था। तो अब तक हमने जितना एनालाइज किया है इसमें दो चीज समझ में आई है। पहली चीज तो ये समझ में आई है कि ठीक है, यस उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जरूर थे, बट गेट के क्वेश्चन नहीं थे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन गेट का नहीं है इसके अंदर। जितने भी क्वेश्चन हमने आज एनालाइज भी किए, आप ढूंढ लीजिए किसी भी गेट के पेपर में, तो गेट का पेपर नहीं है। जैसा उन्होंने पिछले साल का 30% के पेपर में अगस्त 2024 में किया था तो गेट के क्वेश्चंस थे, बल्कि आईआईटी के पेपर थे 2022 के, उसमें से क्वेश्चन पूछे थे। तो इस बार गेट के क्वेश्चन नहीं थे, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे। लेकिन उन्होंने अपना दायरा सिविल इंजीनियरिंग का बढ़ा दिया। लाइक पहले कन्वेंशनली एसएफडी वीएमडी पूछा जाता था, तो पिछले पेपर में आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ गया, हमने उस सब की तैयारी की। उस हिसाब से हमने सॉइल मैकेनिक्स में भी बढ़ा दिया, हर जगह हमने रेंज बढ़ा दिया हमारे हिसाब से। ठीक है, इस बार उन्होंने आईएलडी पूछ लिया। आईएलडी के भाई लोग एसएफडी बीएमडी नहीं कर पा रहे थे, आईएलडी भी उन्होंने पूछ लिया। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे और भी क्वेश्चन के, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिस, जैसे आपने देखा एक क्वेश्चन के अंदर कंक्रीट का जिसको यूनिट वेट पता होता था तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए जरूरी था। अभी हमने स्लेंडरनेस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन, स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर पाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये सारे के सारे चीजें बेसिक, आपका एप्लीकेशन, कन्वर्जन फैक्टर जगह जगह पे है, एप्लीकेशन पे इन्होंने फोकस किया, यानी प्रैक्टिकल बेसिस। लाइक नॉट ओनली आप कोई मैनुअल को भी ना ले, बल्कि आप जो है बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे इन्होंने जोर दिया। दूसरी चीज, कोर मैनुअल से क्वेश्चन ना पूछते हुए दो जगह हमने देखा कि इन्होंने जो आरडीएसओ द्वारा जारी की जाने वाली जो बुकलेट्स होती है स्पेसिफिकेशंस की, लाइक बलास स्पेसिफिकेशन हमने तो पढ़ा था ना, G001 हमने पढ़ा था। बलास में से हमारे 4 क्वेश्चन आए। इसी तरीके से G04 अभी हमने जो देखा उसमें से 2 क्वेश्चन आए। G004 में से 2 क्वेश्चन आए। हाँ, तो अब ये सारे क्वेश्चन को आप सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन के दायरे में नहीं आएंगे, वो पीवे में और इसमें ही आएंगे। आपके G004 आपका वर्क्स मैनुअल के अंदर आ जाएगा ना। तो वहां से क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सिविल के बहुत क्वेश्चन पूछे थे। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस थे। कोर सिविल, कोर पीवे से सवाल कम पूछे गए। कोर
यूएसएफडी के मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, इस बार 4 क्वेश्चन से आया है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जोर दिया है उन्होंने। और दूसरा, बिल्कुल कहते हैं ना कि निचोड़ निचोड़ कर, कि भाई जो कॉन्सेप्ट बेस्ड फंडा जिसका बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का क्लियर है, पेपर उनके लिए है ये, है कि नहीं। पूरा का पूरा पेपर उनके लिए है। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, है कि नहीं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूला बेसिस के होते हैं, वो विद सम कन्वर्जन फैक्टर्स, ये अब तक का पैटर्न हमने देखा। अब तक हमने जो पैटर्न देखा वो उसमें ये सारी की सारी चीजें थी। तो हमें आने वाले 31st के पेपर के लिए दोस्तों अपने आप को उस प्रकार से कस्टमाइज करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी तरह आप मैनुअल को छोड़ के सिविल में ना लग जाइएगा, है कि नहीं, बल्कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा चीजों को। एक पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, व्हाट दे वांट इज लाइक कोर कॉन्सेप्ट बेस्ड पीपल दे वांट, दैट इज व्हाई वो पेपर उस तरीके से कस्टमाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें रही। ब्रिज मैनुअल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीछे से कम कर दिए गए हैं, सिविल में थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। वर्क्स मैनुअल में डायरेक्टली डायरेक्टली ना जाते हुए एक आधा क्वेश्चन डायरेक्टली मैनुअल से आया, फिर G004 से आया, फिर वो आपका एक्टिवेटेड स्लज वगैरह के बारे में भी पूछा, ये सारी है कि नहीं। तो इस प्रकार के भी कई क्वेश्चंस पूछे गए। तो वो तो सिविल इंजीनियरिंग का भी पार्ट कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है, और आपका सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट होता है उसका भी पार्ट है। इवन आपका वाटर सप्लाई के भी ऐसे ही है, जो आपका वर्क्स मैनुअल में भी पड़ता है और सिविल में भी पड़ता है। अब आप उसको सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो आप वहां पर उसको बढ़ा देंगे कि भाई ने सिविल के ज्यादा पूछे थे। और आप अगर देखेंगे तो वर्क्स के भी क्वेश्चन है वो। तो इस प्रकार के पेपर था बेसिकली दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग आज का सेशन स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर इसके आगे और जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ओके।